एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ ज्योग्राफी के 62 क्वेश्चंस जो कि सीपीओ 2024 में पूछा गया था। ये सीरीज़ जो रिवीजन की मैंने स्टार्ट की है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो आपको ये पूरी वीडियोस देखनी है। और जहाँ तक बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका अलग से पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं है, पर टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका कंप्लीट पीडीएफ दिया है। एसएससी सीपीओ 2024 जी के क्वेश्चंस के फाइल के नाम से है वहाँ पर पीडीएफ। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी जनगणना 2011 के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार की लिटरेसी रेट जो थी वो सबसे कम थी जनगणना 2011 के हिसाब से। सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने 2-3 बार डिस्कस किया है सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज करते समय, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिल्ट बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL 2023 से ही पूछा जा रहा है और इसकी लेंथ उस टाइम पे नहीं पूछी गई थी, तो मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ। और ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ में पूछा गया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 5846 किलोमीटर्स। और ये जो 4 हमारे बड़े शहर हैं ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी का दर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 25.51% जो है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट था इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशन फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों ने देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाया। राइट आंसर हो जाएगा 0.7%। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना था, तो वो था 79.8%, रफली 80% आप मान सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितने परसेंट थी, तो 14.2%। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी भाषा ऐसी है जो सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेशनल मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष कार्यबल भागीदारी का दर कितना था। राइट आंसर हो जाएगा 53.26%। और वहाँ पे हमने अभी पढ़ा फीमेल पार्टिसिपेशन रेट और यहाँ पे मेल वाला, तो ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2023 से ही पूछा जा रहा है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा आप। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है ना, आप जो है मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सारा अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन के हिसाब से 72.98%। मुझे ये लगता है यहाँ पे जो साक्षरता दर दिया हुआ है 72.98%, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ये ओवरऑल यही सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है वो 72.98% ही है, लेकिन मुझे भी यही पढ़ाना पड़ता है 74.04%, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह जब भी आप खोजेंगे ना, तो आपको लिटरेसी रेट 2011 का अलग अलग वेबसाइट पे 74.04% ही दिखेगा, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पे 72.98% ही है। तो दोनों डाटा आप याद रखिए, अब जैसा ऑप्शन में आएगा वैसा मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। राइट आंसर हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली।
यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछा जाए किसका था 2011 की जनगणना में, तो लक्षद्वीप का। और यहाँ पे लोवेस्ट वाला पूछा है, सबसे कम वाला, तो वो दादरा एंड नगर हवेली का। क्वेश्चन नंबर 9, इन 2011-12 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए थे काम करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 24.3%। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है एंड टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। राइट आंसर हो जाएगा 68.8%। यहाँ पे क्वेश्चन रूरल पॉपुलेशन से पूछा गया कि ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत थी। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शहरी आबादी कितनी थी, यानी अर्बन पॉपुलेशन, तो वो हो जाएगा 31.2%। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सा शहर स्टील शहर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज ग्रोन इन खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। राइट आंसर हो जाएगा राइस। अब बाकी आप ये यहाँ से याद रखिएगा कि मस्टर्ड, बार्ले एंड ग्राम जो है ये राबी क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। राइट आंसर हो जाएगा K2। एक बार आपका सीजीएल एग्जाम खत्म हो जाए तो इस चैनल पे मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर आऊँगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जो भी आपका डाउट होगा ना उसको बहुत डिटेल में मैं क्लियर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है भारत के द्वीप समूहों के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से सही वाला चुनिए। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कोरल द्वीपों से बना है। स्टेटमेंट बी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरल द्वीपों से बना है। स्टेटमेंट सी है, इट इज बिलीव्ड दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। थर्ड स्टेटमेंट पे आपसे ये कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो सबमरीन माउंटेन्स का उठा हुआ पार्ट है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, इट इज़ बिलीव्ड दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सबमरीन माउंटेन्स के एलिवेटेड पार्ट हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन ए एंड डी सही है, यानी इसका इंटरचेंज करके लिखा है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड से बने हैं, और जहाँ तक बात करें अंडमान एंड निकोबार, तो ये जो है सबमरीन माउंटेन्स के एलिवेटेड पोर्शन हैं। तो यहाँ पे ए एंड डी सही है, बी एंड सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर टी एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी एंड कॉफ़ी के उत्पादन के लिए कौन सी पहाड़ी फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन्स। और यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं ना कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लू विंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। यहाँ पे कह रहा है भारतीय जलवायु के संबंध में लू हवाएं जो चलती हैं उनमें सही कथन का पहचान करें। स्टेटमेंट ए है यहाँ पर, दे ब्लो इन द विंटर सीजन। क्या लू जो है वो ठंडी मौसम में चलता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दे ब्लो इन रेनी सीजन, तो बरसात के टाइम पे चलता है, तो ये भी गलत है। दे ब्लो इन द समर सीजन, गर्मी में चलता है ना, तभी लोग कहते हैं बाहर मत जाना वरना लू लग जाएगी, तो ये लोकल विंड्स होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे ब्लो इन द समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट। हमारा इंडिया का जो कोस्ट है ना उसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट जो है वो किस पहाड़ी के वेस्ट में लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज के वेस्ट में लोकेटेड है। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2023 या सीएचएसएल में स्टेटमेंट बना के पूछा था कि इंडियन थार डेजर्ट लोकेटेड है, तो कहाँ लोकेटेड है, अरावली के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, तो ऐसे करके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19, विच बायोस्फीयर ऑफ द सदर्न आंध्र प्रदेश इज होम टू मेनी इंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग द फेमस रेड सांडर्स एंड स्लेंडर लॉरिस। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कह रहा है कि दक्षिण आंध्र प्रदेश में कौन सा जीवमंडल ऐसा है जो कि बहुत सारे स्थानिक प्रजातियों का घर है, जैसे कि रेड सांडर्स एंड स्लेंडर लॉरिस। राइट आंसर हो जाएगा सीसाचलम। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये स्पीशीज़ कहाँ रहती हैं तो आप ये भी देख के आंसर मार्क कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व सीसाचलम ही है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। अगस्थ्यमलई जो है ये केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में कहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। यहाँ पे कह रहा है कि पेनिनसुलर रिवर के बारे में सही कथन का चयन करिए। यहाँ पर पहला है द नर्मदा राइज इन द मालवा प्लेट्यू। दूसरा लिखा है द गोदावरी राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक। थर्ड वाला है द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी है यहाँ पर द कृष्णा राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी जो है वो मालवा प्लेट्यू से निकलती है, गोदावरी जो है वो वेस्टर्न घाट जो नासिक के पास है वहाँ से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर के पास एक स्प्रिंग है वहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल स्टेटमेंट बी, सी एंड डी सही है। नर्मदा रिवर मालवा प्लेट्यू से नहीं अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गोदावरी नासिक से निकलती है वेस्टर्न घाट से। ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट एसएससी का। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस ऑप्शन की पहचान कीजिए जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा का जो घटता हुआ क्रम लिखा हुआ हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, बिहार एंड राजस्थान। यानी आपको यहाँ पे ये देखना था कि असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और देन उससे कम बिहार में, उससे बहुत ज़्यादा कम राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी इज द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन सी है द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। ऑप्शन डी है द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आते हैं तो बढ़ती जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन बी है यहाँ पर महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि इसको ना ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कंसीडर किया जाता है। लेकिन 2011 से ही जिंदागाड़ा की हाइट जो है वो महेंद्रगिरी से ज़्यादा पाई गई है, लेकिन फिर भी अभी भी ऑप्शंस में ना महेंद्रगिरी ही आंसर मार्क किया जाता है। ऑप्शन सी वाले में आपसे कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो होती है नॉर्थ टू साउथ डिक्रीज होती है, घटती है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ए का अपोजिट है। ए वाला सही है, डी वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे केवल और केवल ए एंड सी सही है, बी एंड डी वाला रॉन्ग है। महेंद्रगिरी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक नहीं बल्कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जबकि जिंदागाड़ा है, बट ऑप्शन में जो आएगा आप वही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन्स नॉर्वेस्टर्स आर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्म मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉर्वेस्टर्स क्या है। राइट आंसर हो जाएगा द ड्रीडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स इन बंगाल एंड असम।
नॉर्थ वेस्टर्स जो होता है ना, ये बंगाल एंड असम में शाम के समय भयानक तूफान आता है ना, उसको बोलते हैं। सेम क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा हुआ है। अगर आप PYQ सीरीज किए होंगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स इनिशियल रेनफॉल बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अरेबियन सी शाखा जो होती है मानसून की, उससे पहले कहाँ पर बारिश होती है। राइट आंसर हो जाएगा केरला, क्योंकि ये उधर से ही आती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा नदी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट्स लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन्स, ऑटर्स, फ्रेश वाटर्स, टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। स्टेटमेंट ए में आपसे ये कह रहा है ना कि गंगा रिवर एंड इसके बेसिन जो है ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे डॉल्फिन, ऑटर्स, फ्रेश वाटर टर्टल एंड घड़ियाल को। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी है, रिवर गंगा इन द इंडिया इज मोर दैन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कह रहा है गंगा रिवर जो भारत में है वो 2500 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके आसपास जो है पॉपुलेशन रहती है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट सी आपसे कह रहा है, द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द हिमालय। यहाँ पे कह रहा है गंगा रिवर का जो जल स्तर होता है वो कभी भी मानसून पर निर्भर नहीं रहता और ना ही हिमालयाज के कंडीशन पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंड रहता है। स्टेटमेंट डी है, रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रिवर गंगा जो है वो हिमालयाज से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक जाती है, तो ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट सी बस यहाँ पे इनकरेक्ट था, बाकी सही है। और आप ना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए तो सही वाले स्टेटमेंट भी पढ़ा करिए, क्योंकि वही स्टेटमेंट बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमेना इज नॉट एसोसिएटेड विथ मानसून इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सी घटना ऐसी है जो भारतीय मानसून के साथ संबंध नहीं रखती। तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी पश्चिमी विक्षोभ का भारतीय मानसून से कोई लेना देना नहीं है। अरेबियन सी ब्रांच का लेना देना है, क्लाउड बर्स्ट का है, ब्रेक इन रेनफॉल का है। तो यहाँ से आप मुझे कमेंट करके पहले ये बताइए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, द डैश प्रोजेक्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द विलेजर्स टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों को पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनारोपण हेतु जल संस्थान के लिए कौन सी परियोजना संचालित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा हरियाली प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन द सॉइल एंड सेडिमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी और तलछट में प्रदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ppm, यानी पार्ट पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 31, माउंटेन फॉरेस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। यहाँ पे कह रहा है कि माउंटेन फॉरेस्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा याक। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आर थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट फाउंड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कांटेदार जंगल और झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलमिनियन। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एपिलमिनियन की विशेषता क्या है। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के ना वर्ड देकर उसका मीनिंग पूछा है। CHSL में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नया है, इसको ज़रूर याद रखेंगे आप। एपिलमिनियन का मतलब होता है टॉप मोस्ट लेयर इन अ थर्मली स्ट्रेटिफाइड लेक। इसका मतलब यह है कोई भी झील है यानी कोई भी लेक है, उसका अपर लेयर यानी ऊपर का जो सतह जो सबसे गर्म होता है ना, उसको बोलते हैं हम एपिलमिनियन। क्वेश्चन नंबर 34, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल नॉर्थ वेस्टर्न टिप नियर मानसरोवर। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है मानसरोवर के पास से। राइट आंसर हो जाएगा सतलज रिवर। यहाँ से आप एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सतलज रिवर भारत में एंटर करती है तो किस पास से यानी किस दर्रे से होकर ये भारत में एंटर करती है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 35, विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी है जो वुलर झील के नॉर्थ में बहती है फिर उसके बाद बारामूला में बहती है। राइट आंसर हो जाएगा झेलम। वुलर लेक का पानी भी झेलम रिवर से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंडस रिवर की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा श्योक रिवर, क्योंकि लोहित एंड दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे श्योक ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधातोली रेंजेस। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड से किस जिले से रामगंगा नदी ओरिजिनेट होती है। दूधातोली रेंज से। राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच रिवर ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थ थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका टू ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी है वो इक्वेटर के साउथ यानी इक्वेटर के दक्षिण में ओरिजिनेट होती है, फिर वो नॉर्थ में बहती हुई नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से जाती हुई मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है यानी मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा नाइल रिवर। तो यहाँ से आप इतना याद रख लीजिएगा ना कि ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है तो नाइल रिवर। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज बैरा सियूल डैम लोकेटेड। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बैरा सियूल जो डैम है वो किस राज्य में स्थित है, तो चंबा। क्वेश्चन नंबर 40, ए लॉन्ग वाइंडिंग रिच ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक लंबी और घुमावदार रास्ते को जो कि स्तरीकृत रेत होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एस्कर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि भारत के भौगोलिक विभाजन में व्यापक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलता है। CHSL में क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी सॉइल यानी कौन सी मिट्टी ऐसी है इंडिया में जो 40% से भी ज़्यादा पाई जाती है, तो वो एलुवियल सॉइल ही है जो कि 40 से लेके 43% के लगभग पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, एपिलेमेंटिक, मेटालेमेंटिक एंड हाइपलेमेंटिक वाटर स्ट्रेटा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे जो वर्ड्स दिए हैं ना ये कह रहा है कि ये है क्या। राइट आंसर हो जाएगा टिपिकल थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। किसी भी लेक का जो ऊपर वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है फिर थोड़ा सा गर्म होता है तो उसी का ये क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में आया था, रिपीट हुआ था और आप जो है पेपर जाके देख सकते हैं। यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा the gradual increase in the concentration of phosphorus, nitrogen and other plant nutrients in an aging aquatic ecosystem such as a lake। यहाँ पे कह रहा है जब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके किसी भी इकोसिस्टम में, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जैसे कि लेक में। क्वेश्चन नंबर 44, What is the name of the physical feature that is longitudinal valley lying between the Lesser Himalaya and the Shivalik in India। ये क्वेश्चन भी जब मैं आपको CGL PYQ का सीरीज करा रही थी 2023 वाला, तो वहाँ पे मैंने इसको कराया था कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो कि होती हैं लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच उसको दून्स बोलते हैं, एंड लार्जेस्ट दून अगर पूछे तो वो है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा खारे पानी की झील है। सांभर लेक, डल लेक, वुलर लेक, चिलिका लेक। तो यहाँ पे जो डल एंड वुलर लेक है ये तो फ्रेश वाटर लेक है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A एंड D, यानी सांभर लेक एंड चिलिका लेक जो है ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं मैच है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यहाँ पे कर्नाटका दिया तो पहला वाला ही ये गलत मैचिंग है। सेकंड का है वुलर लेक तो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिलिका लेक उड़ीसा में है, वेम्बानद लेक जो है वो केरला में है, लॉन्गेस्ट लेक है। सरदार सरोवर लेक कर्नाटका नहीं गुजरात में लोकेटेड है, तो इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं, यानी कितने प्रमुख बंदरगाह हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 13 जो है मेजर पोर्ट हैं,
क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट्स द चंबल रिवर फ्रॉम द साउथ। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी नदी चंबल रिवर से दक्षिण की तरफ से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 49, द हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हिमालयाज निम्नलिखित में से किस भूसन्नति से उठा है, यानी किस जियोसिंक्लाइन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा टेथिस जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 50, विथ रिगार्ड टू द कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विच स्टेट इज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इन सब में कौन सा ऑड ऑप्शन होगा। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु इन सब का ज़्यादा था, बिहार का सबसे ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर द कॉमन लोकल विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस लोकल विंड का नाम बताइए जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्लो होती है गर्मियों में। राइट आंसर हो जाएगा लू। इसको तो हमने अभी किया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर मेक अप द ओशियंस। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ पे जितना पानी है तो ओशियंस में उसका कितना प्रतिशत है। राइट आंसर हो जाएगा 97% वाटर जो है वो ओशियंस में है। क्वेश्चन नंबर 53, वसंत, ग्रीष्म एंड वर्षा आर द नेम्स ऑफ डैश इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है वसंत, ग्रीष्म एंड वर्षा ये भारत में किसके नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल सीजन्स के नाम है, ये हिंदी सीजन्स के नाम है। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द कोस्ट दैट आर रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि उस तट की पहचान कीजिए जो कि अरेबियन सी के साथ में लगा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्दर्न सिरकास, मालाबार, कोंकण एंड कोरोमंडल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मालाबार एंड कोंकण जो है ये अरेबियन सी के अलोंग है, बाकी नॉर्दर्न सिरकास एंड कोंकण जो है ये अरेबियन सी के अलोंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, मौसिनराम में होता है। गारो खासी जयंतिया हिल्स भी यहीं पर हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। यहाँ पे कह रहे हैं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गैस पाई जाती है खदानों में और दलदली जगहों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कारक ऐसा है जो कि किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। दो शहरों के बीच की दूरी कितने हैं, इससे टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रिलीफ फीचर्स कैसे हैं इससे तो असर पड़ता है। लैटिट्यूड्स कहाँ पे आ रहा है ये भी फ़र्क डालता है जलवायु पर, ओशियन करंट्स भी फ़र्क डालते हैं, बट डिस्टेंस बिटवीन टू सीट्स से क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, मैच दी फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर ऑन विच दे आर बिल्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी बांध हैं और जो नदी है तो उसका सही मैचिंग कराना है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी अलग से। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हीराकुंड डैम किस पर बना है। तो राइट आंसर होगा महानदी रिवर पर। अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर बना है तो कृष्णा रिवर पर। सरदार सरोवर डैम अगर आपसे पूछे तो नर्मदा रिवर पर। टेहरी डैम अगर आपसे पूछे तो भगीरथी रिवर पर। राणा प्रताप सागर डैम अगर आपसे पूछे तो चंबल रिवर पर। तो यही मैच कराना था। क्वेश्चन नंबर 60, इन 1596 who suggested in his work Thesaurus Geographicus that the continents of the earth were not always located in their present positions। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1596 में अपनी बुक थेसारस जियोग्राफिकस में किसने ये बताया कि जो आज कॉन्टिनेंट्स जिस जगह पर है पहले वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम ने बताया था इसको, अब्राहम ऑर्थलियस ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, वन टर्म फॉर द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वाटर लगातार मूव करता रहता है ना, लिथोस्फीयर में आता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर हाइड्रोस्फीयर में, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहता है,
तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यानी कहते हैं ना कि जब धूप होती है तो जो भी समुद्र का पानी है वो गर्म होता है, भाप बन के फिर बादल बनते हैं, फिर वही पानी बरसता है, फिर ज़मीन पे आता है, फिर धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, फिर वो ऐसे कंटिन्यूअस उसका मूवमेंट चलता रहता है, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। लास्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट अवेलेबल ग्लोबली हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से फ्रेश वाटर कितने परसेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5% यानी 2.5% है। तो यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज कराया है टोटल 62 क्वेश्चन जियोग्राफी के, जो कि CPO 2024 में पूछा गया था। इसके बाद एक वीडियो आएगी CHSL के जियोग्राफी का क्वेश्चन, उसमें 116 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं डेफिनेटली आप बाकी बच्चों से आगे होंगे एग्जाम में। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे इसको और अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ना अच्छे से सुनते ही जाएंगे बस, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको अलग से इसको बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में बोल रहे थे कि इसका PDF चाहिए, तो इसका कंप्लीट PDF 36 पेजेस का है, ये टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक रही हिंदी में PDF दिलाने की बात, तो मैं 1-2 दिन के अंदर कोशिश करूँगी कि हिंदी में भी PDF दे दिया जाए। और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें PDF सेंड करने का ऑप्शन तो नहीं है, बट वहाँ पे मैं आपको क्विजेस कराऊंगी, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।